students, I am going to teach English sub-subject grammar and future indefinite tense के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो हमारा आज का टॉपिक फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। जबकि हमने हर एक टेंसों को एक ही टेबल में पिरो दिया है और अच्छी तरीके से हमने टेबल बनाकर हर एक टेंसों की पहचान को हमने अलग अलग सबको समझा दिया है। इस टेबल को यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ लें तो आप अपने जीवन में कभी भी नहीं टेंस की पहचान भूल पाएंगे। इसलिए आप जो भी वीडियो बनाई जाती है उसको अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, जो न आए कमेंट करके पूछने की कोशिश कीजिए, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए कुछ आपको विशेष कार्य करने पड़ते हैं और वह कार्य है आपके अंदर वह लगन होनी चाहिए, उसके बारे में सर्च करना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारी कमियां कहाँ हो रही है, हम कहाँ से कैसे सीखें। सीखने का आपका वक्त है, इसलिए आप अच्छी तरीके से कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक आप सीख सकें। हम गुरुजनों से आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो आज हम जो चलते हैं टॉपिक में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, हम इसकी पहचान बताएंगे। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द लगे होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर लेते हैं। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें किसी बात को स्वीकार किया गया होता है। इसमें हर एक बात को अपने अंदर समाहित किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। और इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर है। यदि आप स्ट्रक्चर को आसानी से यदि आप समझ सकते हैं, उसके बारे में आप सोचने की क्षमता रख सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस टेंस को आसानी से आप बना लेंगे। क्योंकि यह बेस आपका जो स्ट्रक्चर होता है यही मूलभूत बेस होता है। अगर इसको आप अच्छी तरीके से देख ले, समझ ले, तो आपको टेंस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वह कल यहाँ आएगा, वह कल यहाँ आएगा। अब देखिए लास्ट में आ गया गा, इसलिए आप इसको देख करके पहचान लेंगे कि किस टेंस का वाक्य है। और जब आप अनुवाद बनाएंगे तो इस नियम के तहत आप चलेंगे। जैसे वह आपका सब्जेक्ट हो गया तो वह के लिए ही हो जाएगा। और विल और शैल के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट पर्सन का आपका प्रोनाउन होता है, यानी आई और वी जो होता है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी, ये दो जो आपके सब्जेक्ट हैं आई और वी, उनके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सबके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे है वह कल यहाँ आएगा तो ही विल आएगा, कब हो जाएगा? यहाँ की अंग्रेजी हियर हो जाएगी और आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो होती है। तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ढंग से सारे वर्डों को क्रम से रखना होता है। यदि इस क्रम में अगर त्रुटि हो जाए तो कहीं न कहीं वाक्य को बनाने में गलती हो जाएगी और आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप इस क्रम को ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसलिए इसका जो अनुवाद हो जाएगा ही विल कम हियर टुमारो। नेक्स्ट हम लेते हैं आपका एग्जाम्पल, हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे। तो हम की अंग्रेजी, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि शैल आई और वी के साथ लगता है। जब फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन होगा तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उसमें आई और वी होता है। तो आप देख लीजिए कि आई और वी यहाँ जैसा बताया गया है कि इनके साथ शैल का प्रयोग होता है। तो जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, तो हम की अंग्रेजी वी हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो यहाँ पर भी शैल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसा कि इस रूल में बताया गया है। तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद जो शेष वर्ड बचते हैं, यहाँ जो वहां शब्द आया हुआ है तो वहां के लिए यहाँ पे देयर लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस का
अनुवाद बनाया जाएगा वह हो जाएगा वी शैल गो देयर। और इसके बारे में हम कुछ और भी बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं कुछ अलग प्रकार के, जैसा कि हमने बताया कि जो एक सामान्य सा रूल होता है, उस सामान्य रूल से थोड़ा सा अंतर उसमें होगा। वह हमारा रूल क्या होगा कि जैसे यदि वाक्य से संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, विश्वास आदि यदि प्रकट होते हैं, अगर इनमें से जो ऊपर दिया गया यहाँ पे वर्ड्स लिखा गया है, यदि इनमें से कोई भी वर्ड यदि आ जाता है किसी सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं? जैसा कि हमारा रूल ये था कि आई और वी के साथ हम सामान्य रूप में शैल का प्रयोग करते थे, लेकिन अब वही सारी चीजें आई और वी के साथ अब हम विल का प्रयोग करेंगे और अन्य कर्ता के साथ और शैल का प्रयोग करेंगे। जबकि इसके पहले होता था कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते थे और अन्य कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते थे, लेकिन अब उसी का हम अपोजिट कर देंगे। ये अपोजिट कब होता है? कि जब वाक्य से संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन, विश्वास इत्यादि प्रकट होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम यह कार्य अवश्य करेंगे, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर जो आप जानते हैं, सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इत्यादि करके आप बनाते हैं। सिर्फ वही सारी चीजें हैं, बस खाली इसका स्ट्रक्चर आपको उसको ध्यान में रखते हुए इसका अनुवाद आप बना लेंगे। हम यह कार्य अवश्य करेंगे, तो हम की अंग्रेजी वी हो जाएगी, और चूंकि यहाँ पे अवश्य करने की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे शैल के स्थान पर विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, करना की अंग्रेजी डू हो जाएगा, और इस कार्य की जो अंग्रेजी हो जाएगी दिस वर्क कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा वाक्य है, हम यह कार्य करेंगे, तो इसका अनुवाद होगा वी विल डू दिस वर्क। एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ भी एक दबाव है, यहाँ पर भी कोई न कोई दबाव जब व्यक्त हो जाता है, तब वहां पे हम इस सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। अब देख रहे हैं, जैसे तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तो इसका अनुवाद आप क्या बनाएंगे? अब यहाँ पे तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू हो जाएगी, और यू के अनुसार इसके पूर्व जैसा कि आप जानते हैं कि यू के साथ विल लगता था, अब यहीं पे सारी प्रक्रिया अपोजिट कर देंगे। यू के साथ अब शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्रिया क्या है? पढ़ना है, तो यहाँ पे रीड कर देंगे। उसके बाद साथ की अंग्रेजी विथ होती है, किसके साथ? मेरे साथ। तो मेरे की अंग्रेजी चूंकि ऑब्जेक्ट रूप में है, इसलिए यहाँ पे वर्ड मी हो जाएगा। इसलिए पूरा जो इसका अनुवाद हो जाएगा, यू शैल रीड विथ मी, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार के यदि वाक्य अगर आ जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करके बना लीजिएगा। बड़े से बड़े वाक्य भी होंगे, कठिन से कठिन भी होंगे, तो भी आप आसानी से इन सारे नियमों के यदि ध्यान में रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर अगले मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस बनाया जाता है।